रामायण। रामायण हमारी हिस्ट्री है। ये श्री रामचंद्र जी की मूल कहानी है। रामायण को त्रेता युग यानी कि आज से हजारों साल पहले श्री वाल्मीकि ने लिखा था और अब काफी टाइम बीत गया, सबको रामायण के बारे में पता चल गया। लेकिन घोर कलयुग में एक दिन ऐसा भी आया जब मुगलों ने भारत पर हमला कर दिया और वो अपनी संस्कृति के चलते हमें हमारी संस्कृति से बहुत दूर ले गए, जिसके बाद रामायण कम पड़ी जाने लगी। लोग अपना धर्म ही भूल गए, अच्छा बुरा भूल गए। उनका धर्म क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, उनका कर्म क्या है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी गई थी और उस टाइम पर संस्कृत बहुत ही कम हो गई, क्योंकि बहुत से लोग उसको नहीं पढ़ पा रहे थे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मुगलों ने अपनी भाषा उर्दू को बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके से भारत में फैला दिया, जिसके कारण बहुत से लोग उर्दू और हिंदी को मिक्स करके बोलने लगे। लेकिन हमारी भाषा संस्कृत का क्या, इसीलिए वाल्मीकि रामायण यानी कि मूल रामायण को पढ़ना बहुत ही कम हो गया। और इसी काल के बीच एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ, जिन्होंने रामायण को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया कि घर घर में पढ़ी जाने लगी। और ये महान व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि थे श्री गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखकर रामायण को बहुत ही ऊपर पहुंचा दिया। हालांकि इसमें कहानी वाल्मीकि रामायण से काफी अलग थी, लेकिन तब भी रामचरितमानस को काफी पसंद किया गया और आज घर घर में सब इसी बुक की स्टोरी जानते हैं। और इसी पर आधारित रामानंद सागर ने एक टीवी शो बनाया जो कि सुपर हिट हो गया। और हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामायण की। अगर आपने रामचरितमानस भी नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता दूं, रामायण में जितने भी गाने आते हैं वो सब रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं। और हाँ, सारे गाने नहीं, कुछ गाने खुद से भी बना दिए, लेकिन उन गानों में भी रामचरितमानस की चौपाई मिल ही जाएगी। हाँ, इसीलिए मैं आपको इतनी बड़ी स्टोरी सुना रहा था। और इस टीवी शो के बारे में तो क्या कहना, इसके एक एक डायलॉग इतने प्यारे हैं, इतना सोच विचार करके एक एक सीन को बनाया गया है। इस टीवी शो को दूरदर्शन नेशनल यानी कि डीडी नेशनल पर 1987 से लेकर 1988 तक एयर किया गया और पूरे भारत में हंगामा हो गया। इस टीवी शो को खाली हिंदुओं ने नहीं बल्कि मुसलमान, क्रिश्चियन और बाकी लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया। लक्ष्मण, हमारे जैसे पिता तो किसी को बड़े भाग्य से मिलते हैं, परंतु यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संसार उसे त्याग भी दे, तो भी पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को भगवान की तरह पूजे। लक्ष्मण, जो पिता की भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या, स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करता। और एक फन फैक्ट बताऊं, जब ये टीवी शो एयर होता था तो सारी सड़कें खाली हो जाती थी। लोग दूसरे के घर में जाकर ये टीवी शो देखते थे। पार्क, मैदान, ऑफिस, रोड, सब जगह बिल्कुल सन्नाटा हो जाता था, क्योंकि ये टीवी शो हफ्ते में सिर्फ एक ही बार आता था। और इसने लोगों पर ऐसा जादू कर दिया कि कोई इसे मिस करना ही नहीं चाहता था। और ये टीवी शो दोबारा डीडी नेशनल चैनल पर ही एयर हुआ जब लॉकडाउन का समय था। तब भी बाहर सन्नाटा हो गया था और सारी जगह खाली हो गई थी। तो मतलब जब भी रामायण टीवी पर एयर होता है, चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट में आंसर करना। 2020 में अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता और रामायण एयर होती, क्या तब भी चारों तरफ सन्नाटा हो जाता और रोड खाली हो जाती? इसका आंसर कमेंट में जरूर बताना। चलो अब मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब तक मैं आपको सिर्फ इंट्रो दे रहा था, क्योंकि आज हम इसके बारे में सब कुछ एक्सप्लोर करके देखेंगे। इसके बारे में A to Z सब जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए और अगर मेरे नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने भी इसे 1987 में देखा है उन लोगों के लिए ये वीडियो एक गिफ्ट है। तो चलिए एकदम स्टार्टिंग में आ जाते हैं। नहीं, स्टार्टिंग में नहीं आते, क्योंकि स्टार्टिंग तो हमें त्रेता युग से करनी पड़ेगी। इस टीवी शो के क्रिएशन की स्टार्टिंग में आते हैं। 29 दिसंबर 1917 चंद्रामौली चोपड़ा का जन्म हुआ असल गुरु में, जो कि लाहौर के पास पड़ता है। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा चंद्रामौली चोपड़ा कौन है, तो ये कोई और नहीं है, यह रामानंद सागर। लेकिन इनका ये नाम कैसे पड़ा मैं बताता हूँ। चंद्रामौली चोपड़ा जब काफ़ी छोटे थे, उनकी माँ का देहांत हो गया और उनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। चंद्रामौली चोपड़ा के दादाजी ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया और उन्हें कश्मीर ले आए, जहाँ पे उनके दादाजी और उनकी दादी जी ने उनकी परवरिश की। उनकी माँ तो जिंदा थी नहीं और उनके पिताजी, जो कि बीबी लाहौर में थे, उन्होंने बचपन से ही बहुत स्ट्रगल किया था। वो दिन में काम करते और रात में पढ़ाई करते। उनका स्कूल में एडमिशन हो रखा था और उस टाइम पर अटेंडेंस इतनी मैटर नहीं करती थी, इसलिए वो खाली पेपर देने चले जाते थे और बाकी टाइम काम करते थे। लेकिन पढ़ाई में अच्छे होने के कारण उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई पूरी करके 1942 में यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में
गोल्ड मेडल जीता, वो भी संस्कृत के लिए, और अपनी डिग्री लेकर वो नौकरी के लिए आगे बढ़े। उनकी संस्कृत काफ़ी अच्छी थी, इसलिए उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और कुछ लघु कहानियाँ भी लिखी, कुछ बड़ी कहानियाँ भी लिखी, और ऐसे करते करते वो एक लेखक यानी कि राइटर बन गए और उन्होंने अपना नाम रामानंद बेदी रख लिया। बाद में बदल के रामानंद चोपड़ा रख लिया, बाद में बदल के रामानंद कश्मीरी रख लिया और फाइनल रामानंद सागर रख लिया। लेकिन जब उनकी अच्छी कमाई नहीं हो पाई, उसके बाद उन्होंने क्लैपर बॉय का काम शुरू किया। क्लैपर बॉय मतलब जो कि कोई सीन या टेक से पहले ऐसे नहीं बोलता, एक्शन, हाँ वही। उनका काम किया रामानंद सागर ने। 1949 को रामानंद सागर बॉम्बे में आ गए और इसके बाद उन्होंने पृथ्वी थिएटर्स में भी काम किया, जो कि पृथ्वीराज कपूर का था, जो कि बहुत ही जाने माने एक्टर थे। पृथ्वीराज कपूर से रामानंद सागर की अच्छी दोस्ती हो गई और वो उनके असिस्टेंट बन गए। पृथ्वीराज कपूर जब सेट पे नहीं होते थे, लेट हो जाते थे, तो उनकी जगह कई बार रामानंद सागर ही उनकी डायरेक्शन का काम कर देते थे और कुछ सीन्स वो खुद डायरेक्ट करके डायरेक्शन भी अच्छी सीख गए थे और एक्टर से भी उनकी जान पहचान हो गई थी, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर को कौन नहीं जानता था और उनके साथ रहेंगे, उनके असिस्टेंट बन गए तो सबसे जान पहचान तो हो जाएगी। डायरेक्शन तो उन्होंने सीखी हुई थी और राइटर होने के नाते उन्हें स्टोरी लिखना तो बहुत अच्छे से आता था। 1949 में ही उनकी खुद की डायरेक्ट की हुई फिल्म बरसात रिलीज हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर दिया। आजा मेरे मन चाहे बालम, आजा तेरा आँखों में घर है, आजा तेरा आँखों में घर। बहुत बड़ी सुपरहिट हुई और इससे रामानंद सागर ने फिल्म इंडस्ट्री में पहला कदम रखा। बरसात के सुपरहिट होने के बाद रामानंद सागर ने अपनी कंपनी खोल ली, जो कि फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी, सागर फिल्म्स, जिसको सागर आर्ट्स के नाम से भी आजकल जाना जाता है। और रामानंद सागर जिस भी फिल्म के राइटर रहे हैं, उसके डायलॉग बहुत प्यारे होते थे, इसलिए 1960 में उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डायलॉग अवार्ड भी मिला, क्योंकि उनके लिखे हुए डायलॉग इतने प्यारे होते थे कि किसी की भी आंख में आंसू आ जाए, सीन में जान डाल देते थे उनके डायलॉग्स। और उनके वैसे तो 5 बेटे थे, हाँ पहले के ज़माने में इतने बेटे होते थे, उनके 5 बेटे थे और उनमें से एक प्रमुख थे जो कि हर वक्त उनके साथ रहते थे, प्रेम सागर, जिन्होंने अपने पिता रामानंद सागर के मरने के बाद उन पर एक किताब भी लिखी थी। चलो ये सब तो हुए रामानंद सागर की बात, हालांकि अभी खत्म नहीं हुई है, इनकी बायोग्राफी बनाने लगूँ तो बहुत लंबी बन जाएगी, लेकिन इस वीडियो को समझने के लिए आपको इतना समझना जरूरी था। अब एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनो जो कि प्रेम सागर जी ने सुनाई थी। 1970 के दशक में जब प्रेम सागर और रामानंद सागर किसी पिक्चर की शूटिंग के लिए बाहर गए, बाय द वे तब टीवी तो होता नहीं था, चाहे छोटी शॉर्ट फिल्म हो या बड़ी फिल्म हो, सब थिएटर में रिलीज होती थी और उसको देखने के लिए सिनेमा जाना पड़ता था। उस दौर में जब रामानंद सागर शूटिंग के वक्त लंच खाने बैठे, तब प्रेम सागर के असिस्टेंट्स वहाँ पे एक टीवी ले आए। टीवी जो कि इतना छोटा होने के बाद भी एक बटन दबाते ही चल गया, जो कि रामानंद सागर के लिए बहुत हैरानी की बात थी, उन्होंने कभी टीवी नहीं देखा था। फिर प्रेम सागर उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि आजकल ये नया मॉडल आया है जो कि पूरे भारत में खरीदा जा रहा है और इसमें पिक्चर, टीवी शोज और बाकी सब भी इसमें रिलीज होंगे। अब रामानंद सागर को धार्मिक पुस्तक पढ़ना ही बहुत पसंद था, इसलिए तो वो संस्कृत में इतने अच्छे थे, इसलिए वो बोलते हैं कि मैं भी एक टीवी शो बनाऊंगा। और उन्होंने प्रेम सागर को ही रामायण के रिलीज से 20 साल पहले ये बोला था कि मैं रामायण पर टीवी शो बनाऊंगा, लेकिन बोलने करने में बहुत फ़र्क होता है, उनको टाइम नहीं मिल पाया, फिल्म की शूटिंग में इतने बिजी हो जाते थे, डायरेक्शन में इतने बिजी हो जाते थे कि अपना सपना वो पूरा ही नहीं कर पाए, जो कि उन्होंने ठाना था कि मैं करके रहूँगा, लेकिन वो पूरा ही नहीं कर पाए। और इसीलिए 1985 में रामानंद सागर की डायरेक्शन में बना हुआ सुपरहिट टीवी शो विक्रम बेताल रिलीज हुआ। इसमें वही एक्टर थे जो कि रामायण में देखने को मिले और इन एक्टरों को कास्ट करने की एक बहुत बड़ी वजह थी। देखिए विक्रमादित्य का कैरेक्टर और श्री राम का कैरेक्टर दोनों सेम ही तो है, मतलब कि श्री राम ज़्यादा बड़े लेवल पर है, लेकिन तब भी विक्रम भी सत्यवादी राजा थे जिन्होंने अपना कभी वचन नहीं तोड़ा, और श्री राम भी सत्यवादी राजा थे, उन्होंने भी अपना वचन कभी नहीं तोड़ा। आप विक्रमादित्य का कैरेक्टर देखो, श्री राम का कैरेक्टर देखो, मतलब एक ही एक्टर इन दोनों रोल को प्ले कर सकता है अगर एक में भी सुटेबल बैठ गया तो। इसीलिए रामानंद सागर ने अरुण गोविल को विक्रम के लिए कास्ट किया। विक्रम बेताल की कास्टिंग के समय वो यही देख रहे थे कि विक्रम और राम एक ही एक्टर हो ताकि लोग उसे कनेक्ट कर पाए। और जब हमने विक्रम बेताल बनाया, इतना बड़ा हिट हुआ, अरुण जी को शायद पता भी ना होगा, अरुण जी की कास्टिंग विक्रम की इसलिए की थी कि वो आगे जाके राम बनेंगे। विक्रम बेताल के सुपरहिट होने के बाद 1986 में एक और टीवी शो रिलीज हुआ सागर फिल्म्स के द्वारा, जिसका नाम था दादा दादी की कहानियाँ।
ये भी सबको बहुत पसंद आया और इसमें भी सेम वही कैरेक्टर थे जो कि विक्रम बेताल में थे, अरुण गोविल को छोड़ के, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉमेडी शो था और इसमें सब कुछ बहुत कॉमेडी वे में सिखाया गया है, इसलिए इसमें अरुण गोविल की जरूरत नहीं थी। क्योंकि रामायण सागर चाहते थे अरुण गोविल का कैरेक्टर सब एक सत्यवादी राजा के रूप में देखे, किसी कॉमेडी पर्सन के रूप में नहीं, इसीलिए उन्होंने उन्हें विक्रम का रोल और श्री राम का रोल दिया एक सीरियस पर्सन के रूप में, ताकि सब उन्हें देखे तो श्री राम के कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाए। और ये 2 टीवी शो रामायण सागर ने इसलिए बनाया ताकि वो रामायण बना सके और लोग उससे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाए। सोचो, ये शो तो रामायण बनाने के लिए बनाए गए थे, मतलब रामायण सागर ने शो ऐसे ही बना दिए प्रैक्टिस के लिए, और तब भी शो कितने अच्छे साबित हुए हैं। ये देखो, आप रामायण सागर के डायलॉग इतने प्यारे होते थे और सिनेमाटोग्राफी का तरीका। और आखिरकार रामायण सागर की इतनी कड़ी मेहनत के बाद 1987 में रिलीज हुआ रामायण। तुम्हारी सेना में ऐसा एक युद्ध हो तो बताओ जिसके साथ युद्ध करने में रावण को आनंद मिले। यदि रण में हमें कोई ललकारे जो धर्म के अनुसार, हम उससे अवश्य लड़ें। तुम समझते हो कि अपने आप को राम कहने से तुम परशुराम का भी सामना कर सकते हो? जय श्री राम। आतिश ने सबके दिलों को जीत लिया, धूम मचा दी, सबके दिल में अलग ही जगह बना दी और 82% इंडियन ने इसे देखा और बहुत पसंद किया। और ये हिट होता भी क्यों नहीं, रामायण सागर का इतना हार्डवर्क था, इतने एफर्ट्स थे इसके पीछे। इस टीवी शो ने इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला इंडियन टीवी शो था, मोस्ट वॉच इंडियन टीवी शो था, इसकी व्यूअरशिप सबसे ज़्यादा थी। इस टीवी शो का मूल आधार था रामचरितमानस। और मैं आपको बता दूं, इस टीवी शो में वाल्मीकि रामायण से भी बहुत इंस्पिरेशन ली गई थी और ये उस जमाने का सबसे एक्सपेंसिव टीवी शो था। इसके हर एपिसोड पे लगभग 9 लाख रुपए का खर्च आता था और लॉकडाउन में तो इसको 77 करोड़ लोगों ने देखा था और उसने ब्रेक कर दिए सारे टीवी शो के रिकॉर्ड्स उस जमाने का होते हुए भी इस जमाने में। 2020 में सारे टीवी सीरियल छोड़ के सब इसको देख रहे थे, मतलब कि ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर टीवी शो था, इसकी बराबरी करने वाला और कोई टीवी शो नहीं। वैसे तो रामचरितमानस पे बेस्ड था, लेकिन इसके कुछ सीन जैसे कि मैंने बताया वाल्मीकि रामायण से इंस्पायर्ड थे, पर ये पूरी वाल्मीकि रामायण से इंस्पायर्ड क्यों नहीं थी, क्योंकि वाल्मीकि रामायण की स्टोरी बहुत अलग है और अगर ये वाल्मीकि रामायण पे आधारित होता तो इसे व्यूअरशिप शायद कम मिलती। अब देखो, गलत वे में मत लेना, क्योंकि वाल्मीकि रामायण की स्टोरी बहुत अलग है। अगर मैं आपको बताऊं तो वाल्मीकि रामायण में सीता स्वयंवर ही नहीं हुआ था, श्री राम विश्वामित्र के साथ खाली जनकपुरी घूमने गए थे, जहाँ पर उन्होंने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और उनसे इंप्रेस होकर राजा जनक ने उनका विवाह अपनी पुत्री सीता से करा दिया। वाल्मीकि रामायण में और भी काफी ज्यादा चेंजेस हैं। वाल्मीकि रामायण में कोई छाया सीता का वर्णन नहीं है और वहाँ पर श्री राम को एक साधारण मनुष्य की तरह दिखाया गया है। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण को बहुत ही शांत मनुष्य की तरह दिखाया गया है, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते जिनको आप गुस्से से समझ रहे थे वो कितने शांत है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण सत्य घटनाओं पर बेस्ड है, यानी कि वो सच्ची घटना है। और रामचरितमानस बनाने के पीछे तुलसीदास जी का ये मोटो था कि वो ऐसी रामायण बनाए जिसको घर घर में लोग पढ़े, इसलिए उन्होंने इसे बिल्कुल फिल्मी स्टोरी की तरह बनाया। श्री राम जी को हीरो की तरह दिखाया, हर कैरेक्टर का अलग अलग कैरेक्टर डिजाइन बनाया और बिल्कुल एक मनोरंजक कहानी की तरह सबके सामने पेश किया, जिससे कि घर घर में सबको रट गई। क्योंकि रामचरितमानस ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, इसलिए रामायण सागर ने मूल आधार रामचरितमानस को रख के अपना टीवी शो बनाया और कुछ एक सीन वाल्मीकि रामायण के आधार पर बना दिए। बाय द वे, पूरा सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण के आधार पर है, लेकिन इस शो को ब्लॉकबस्टर खाली इसके डायलॉग्स ही नहीं बनाते, बल्कि एक एक कैरेक्टर की एक्टिंग बनाती है। इस टीवी शो में किसी को भी ऐसे उठा के नहीं ले लिया गया, सबको प्रॉपर चेक करके लिया गया था कि कौन ज्यादा सूटेबल है कैरेक्टर के लिए, इसीलिए ये शो इतना धाकड़ साबित हुआ। इसलिए देखते हैं कि इसकी कास्ट क्या थी। वैसे तो बहुत लंबी कास्ट है, लेकिन मैं आपको खाली मेन कैरेक्टर की कास्ट बता देता हूँ और कुछ हेल्पिंग कैरेक्टर बता देता हूँ। जो सबसे मेन दशरथ और कौशल्या के ज्येष्ठ पुत्र लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के बड़े भाई सीतापति श्री रामचंद्र जी का कैरेक्टर निभाया था अरुण गोविल ने। और इसके पीछे की एक स्टोरी भी है। अरुण गोविल को लगा कि उन्हें श्री राम का कैरेक्टर करना चाहिए, इसलिए वो ऑडिशन देने के लिए सागर फिल्म्स में गए और उन्होंने ऑडिशन दिया, तो रामायण सागर की टीम ने उन्हें देखते रिजेक्ट कर दिया कि वो सुटेबल नहीं होंगे। और इसके बाद अरुण गोविल अपने घर चले गए, लेकिन घर जाते ही उन्हें रात को रामायण सागर का फोन आया और उन्होंने उन्हें घर पे बुलाया और घर पे बुलाकर रामायण सागर ने ये कहा कि तुम सबसे परफेक्ट हो, क्योंकि रामायण सागर ने तो पहले से ही अरुण गोविल को कास्ट कर रखा था श्री राम के लिए,
इसलिए तो उन्होंने उन्हें विक्रमादित्य का रोल दिया था। और जब उन्हें पता चला कि उनकी टीम ने अरुण गोविल को रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने अपनी टीम को डांटा और सबको समझाया और अरुण गोविल को अपने घर पे बुलाया बात करने के लिए। इसके बाद श्री राम जी की पत्नी भूमि देवी की बेटी जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी माता सीता का रोल प्ले किया था दीपिका चिकालिया ने। दीपिका चिकालिया को एक बॉलीवुड एक्ट्रेस बनना था, लेकिन वो ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आई। उन्होंने कई सारी फिल्में दी, धंधा, गोरे लोग, चीख, रात के अंधेरे में, एक्सेट्रा, लेकिन वो उतनी चल नहीं पाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने टीवी शो में कदम रखा, दादा दादी की कहानियाँ, विक्रम बेताल, सब उन्हें बहुत पसंद करने लगे और यही तो रामायण सागर चाहते थे। इन्होंने पहले से ही सीता जी के लिए दीपिका चिकालिया की कास्टिंग करके रखी थी, इसीलिए विक्रम बेताल में हम उन्हें राजकुमारी की तरह देखते हैं और दादा दादी की कहानियों में भी। सभी एपिसोड्स निकाल के देख लो, हमेशा वो राजकुमारी के रोल में ही दिखेंगी। मतलब रामायण सागर भी कमाल थे, कितने परफेक्ट तरीके से सबके दिलो दिमाग में फिट कर दिया, सबको पता नहीं चला और सब इन्हें एंजॉय करते रहे। राजा दशरथ के तीसरे पुत्र श्री राम और भरत के छोटे भाई और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण का किरदार प्ले किया था सुनील लहरी ने। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। रामायण से जुड़ी हुई हर बात, उनके कास्ट या क्रिएशन की बात, सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं बस आपको एक बात बताता हूँ कि सुनील लहरी को पहले शत्रुघ्न का रोल ऑफर हुआ था रामायण सागर के द्वारा। उन्होंने शत्रुघ्न के लिए उनको लिया था और लक्ष्मण के लिए लिया था शशिपुरी को, लेकिन कुछ रीजन की वजह से शशिपुरी ने शो छोड़ दिया और रामायण सागर ने जल्दी से ही सुनील लहरी को हायर किया और उनको ये रोल दिया। अरविंद त्रिवेदी ने लंकापति रावण का रोल प्ले किया और दारा सिंह ने हनुमान जी का रोल प्ले किया और इन दोनों ने भी सब कुछ बहुत अच्छे से निभाया और इन सब एक्टर्स ने मिलकर रामायण टीवी शो को सक्सेसफुल बनाया। इसके अलावा जयश्री गटकर कौशल्या के रूप में, पद्मा खन्ना केकई के रूप में, रजनी भाला सुमित्रा के रूप में, समीर रकड़ा शत्रुघ्न के रूप में, संजय योग भरत के रूप में, बालधुरी दशरथ, विजय अरोड़ा इंद्रजीत, नाल देवी कुंभकर्ण, मुकेश रावल विभीषण, ललिता पवार मंथरा, सुधीर दालवी वशिष्ठ, श्याम सुंदर कलानी सुग्रीव और बहुत सारे एक्टर और भी हैं। सोचो, इन सबके नाम मैं नहीं ले पाया क्योंकि इतने नाम लेने में ही हालत खराब हो गई। तो एक बार सोच के देखो, रामायण सागर ने इतनी मेहनत से इन सबको परफेक्टली कैसे चूज किया होगा। तो कुछ मत लिखना कमेंट में, लेकिन जय श्री राम और थैंक यू रामायण सागर जरूर लिखना। इस टीवी शो में कभी कभार नरेशन होती है, वो की थी अशोक कुमार ने, और कभी कभार रामायण सागर खुद भी नरेशन करने आ जाते थे। इसके एडिटर सुभाष सेगल थे जिन्होंने सारी एडिटिंग की। अजीत नायक इसके सिनेमेटोग्राफर थे, रविंद्र जैन कंपोजर थे, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सुभाष सागर थे और प्रोड्यूसर रामायण सागर, मोती सागर और आनंद सागर थे। इसका पहले सीजन बनाया गया जिसमें 78 एपिसोड थे और हर एक एपिसोड 30 से 35 मिनट का होता था। और इसका दूसरा सीजन, जिसको ओरिजिनली उत्तर रामायण कहा जाता है, जिसमें लव कुश की स्टोरी दिखाई गई है, उसमें 39 एपिसोड्स थे। इसमें स्वप्नील जोशी ने कुश और मयूरेश श्वेतामडे ने लव का रोल निभाया था। इस सीरीज के फाइनल एपिसोड में लव और कुश एक गाना गाते हैं जिसमें वो रामायण की कथा सुनाते हैं। इस गाने को सुनकर लोग भावुक हो गए थे और ये गाना इतना अच्छा था ना कि क्या कहें। और 26 मार्च 1989 में रामायण टीवी सीरियल ने हमें हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और इसकी स्टोरी खत्म हो गई। सही में यार, इसका कोई भी एपिसोड कितनी बार भी देख लो, गूज़बम्स आ जाते हैं और कई बार आंसू भी आ जाते हैं। इस शो की तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे और सबको बहुत दुख होता है इसकी एंडिंग पर। 2008 में इसका एक रीमेक भी बनाया जाता है जिसमें इस रामायण को पूरी तरीके से रिक्रिएट करके एक नया टीवी शो रामायण नाम से रिलीज कर दिया जाता है, लेकिन ये फ्लॉप रहा। लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आया, लोगों को पता भी नहीं चला ये कब एयर हुआ, कब चला गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस टीवी शो के सक्सेसफुल होने के पीछे खाली इसकी स्टोरी लाइन नहीं थी। रामायण की स्टोरी तो सबको पता है, इसके सक्सेसफुल होने का मेन रीज़न था सिनेमेटोग्राफी, रामायण सागर के लिखे हुए डायलॉग्स, हर एक सीन को बहुत ज़्यादा सोच विचार करके बनाना और ऐसे एक्टर जो सीरियल में जान ही डाल दे। इसकी सक्सेस का सबसे बड़ा रीज़न था रामायण सागर का हार्डवर्क, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से इस टीवी शो को बनाया था, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सब एपिसोड्स को लिखा, उनकी डायरेक्शन करी और हर एक चीज़ पर ध्यान दिया। आगे जाके रामायण सागर के द्वारा कुछ और भी भक्ति रिलेटेड टीवी शो रिलीज हुए, जैसे कि श्री कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश, महालक्ष्मी
और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब टीवी शो की कहानी भी बहुत अच्छी थी और इनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी, सबको पसंद भी आए। लेकिन जितना रामायण टीवी शो ने सबके दिलों पर राज किया था उतना इनमें से कोई भी नहीं कर पाया। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो इस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और इस नए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना आगे और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए। और कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपका फेवरेट गाना ये है।